अच्छा वो मैं याद करा दिया, यही सब वो करने लगा था। तो जैसे वो हम इस फिगर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एक नई फिगर में, और सवाल ये था कि आपने उसकी वर्किंग भी शो करनी है और आपने नई फिगर भी बनानी है। तो आपने पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा पॉइंट लिया और थर्ड पॉइंट, इसमें अगर कुछ भी गलत हो तो बता दीजिएगा। उसके बाद हमने चौथा पॉइंट लिया और चौथे पॉइंट में हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो 3 और 1 आ जाएगा। तो एक छोटी सी नौकरी की रास्ते में हमने एक कंप्यूटर विजन की किताब को लिखने में उसकी मीटिंग हो गई थी अलहमदुलिल्लाह, और 3 ग्रुप भी बन गए थे और अब वो उस पर काम भी कर रहे हैं। तो इसके अलावा एक दो स्टूडेंट ऐसे थे जो कि किसी वजह से नहीं आ सके थे, जो कि उन्होंने मुझे ऑलरेडी बताया हुआ था, तो वो उन 3 ग्रुप से कर सकते हैं। तैयब एक ग्रुप में हैं जो कि टीम है, और एक ग्रुप में आई थिंक एक फीमेल से आप टीम लीड है, तो फीमेल से कांटेक्ट कर सकती हैं, तैयब से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास आए थे वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दे आर वेरी सीरियस राइटिंग अ बुक, सीरियस बिजनेस, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बुक की मैंने पब्लिशर्स ढूंढे, एक तो यूएमटी प्रेस है, एक मैंने जर्मनी में ढूंढा था लैम्बर्ट प्रेस। हम इन 2 जगहों पर कर सकते हैं, अभी और भी ढूंढते रहेंगे आगे जब बुक लिखी जाए पब्लिश करें। ओके, सो जो जर्मनी में प्रेस है उसको मैंने ईमेल की थी और दे वर वेरी हैप्पी कि ठीक है आप हमें भेजें बुक पब्लिश करेंगे। तो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और पहला पॉइंट 0 0 है। दिस इज 1 डैश और 2 डैश में 1 1, सो लेट मी कैलिब्रेट इट। दूसरा पॉइंट 1 1 है और तीसरा पॉइंट 2 0 है। और चौथा पॉइंट 3 1 है। और हम इसको उसी तरह से करेक्ट कर देंगे जिस तरह से हमने ओरिजिनल फिगर में पॉइंट्स कनेक्टेड थे। तो 1 2 के साथ कनेक्टेड था, यहाँ पर 1 डैश 2 डैश के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से 2 और 4 कनेक्टेड थे, तो यहाँ पर 2 डैश 4 डैश के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से 3 और 4 कनेक्टेड थे, इसी तरह से यहाँ पर 3 डैश और 4 डैश कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल है? और इसी तरह से जो वो वहाँ पर है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर इन एक्स डायरेक्शन है ये शेयर एक्स रिस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 1 ही था इसलिए शेयर भी उतनी ही हुई। हाँ, लेकिन लेंथ में लंबा होता तो फिर शेयर 2 यूनिट नीचे हो जाए, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था। इसी तरह से इस केस में भी शेयर 1 यूनिट होगी और तो अगर मैं स्पेकुलेट करूँ इट शुड बी लाइक दिस। राइट, और इसमें हम अगर पॉइंट्स को ड्रॉ करें और इस तरह से कि हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, कोई भी सवाल आपके जहन में हो जो यहाँ तक आपको समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं।
लास्ट टाइम आप बताइए कि इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? शेयर आगे with respect to x coordinate. So it is shear in y direction with respect to x coordinate. यहाँ तक कोई सवाल है? सही है, y डायरेक्शन में ये शेयर इन y डायरेक्शन Shear x direction with respect to y coordinate. अगर आप गौर करें तो ये x एक्सिस है और ये x में shear हो रही है और किस से हो रही है? y coordinate से. जितना y में लंबा होगा उतनी ज़्यादा shear होगी, लेकिन होगी किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, या इस साइड पर या इस साइड पर. अगर आप गौर करें तो अगर ये क्लस्टर है, ये यहाँ पर जो था तो अभी यू हो रहा है, x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. ये अगर यू था तो ये यू हो रहा है. ठीक है, राइट. इसी तरह से अगर ये इस डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन में होता, नेगेटिव शेयर होती, तो भी x डायरेक्शन में होती. लेकिन किस के रिस्पेक्ट से हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट इसका क्या है? 1 है. उतना इफेक्ट डालेगा. अगर ये y कोऑर्डिनेट बड़ा होता, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, तो ये शेयर भी ज़्यादा हो जाता. ये y और ज़्यादा बड़ा होता है, ये शेयर और ज़्यादा हो जाता. तो ये शेयर इन x डायरेक्शन है. दिस इज shear in x direction with respect to y coordinate. यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. shear in y direction है with respect to x coordinate. यानी कि ये y में शेयर करेगा, इस डायरेक्शन में शेयर करेगा, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट से करेगा? x की. अगर इसमें x ज़्यादा होता तो ये ज़्यादा शेयर कर जाता. अगर ये फिगर x में और बड़ी होती तो ये और ज़्यादा शेयर कर जाता. यहाँ तक कोई सवाल है तो कोई भी सवाल यहाँ तक हो तो पूछ सकते हैं. और इसमें करेंटली जस्ट कि ये हमारे पास आउल डॉट पीजीएम का इमेज है. पीजीएम का मतलब है ग्रे स्केल इमेज है, और ये मक्का 06 डॉट पीजीएम का इमेज है, वो भी ग्रे स्केल है. और ये आउल डॉट पीपीएम इमेज है जो कलर्ड इमेज है, और ये आउल डॉट ये मक्का डॉट पीपीएम है विच इज कलर्ड इमेज. इन पे ही आपने थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करनी है. यू जस्ट हैव टू प्ले विद इमेजेस कि इनको रीड करना है, इनको ग्रे कलर को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, थिंग्स लाइक दैट. सो इट इज जस्ट प्लेइंग विद द इमेजेस एंड यू शुड एंजॉय दिस. यस, सवाल. अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ आते हैं जिसको हम रोटेशन कहते हैं. तो इसको डायरेक्ट हम मुझे प्राइमरीली अगर मैं आपसे कहूँ कि फिगर अगर है और उसको रोटेट करने फॉर्मेंटल, ये हमारे पास एक फिगर है और इसको रोटेट कर दें तो ये एकदम रोटेट हो जाएगी, राइट. लेकिन रोटेशन मैट्रिक्स क्या होगी और उसकी डेरिवेशन क्या होगी, हम वो निकालना चाहते हैं. तो डेरिवेशन के लिए एक स्मॉल स्लाइड हमने बनाई हुई है. हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, जैसे हमारे पास
फिगर में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। 1 4 पॉइंट्स हैं। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेट्स से मैं इसको रोटेट करूं, तो ये 1 जो था ये 1 डैश हो जाएगा, राइट। 2 जो है वो 2 डैश हो जाएगा। इस तरह से पॉइंट्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे हम देखते हैं। तो मैं अब इसको डिराइव करने के लिए एक पॉइंट की बात करता हूँ। ये मेरे पास एक पॉइंट था, लेट्स मैं इसको कहता हूँ 1 और ये ट्रांसफॉर्म हुआ तो ये 1 डैश बन गया। इसमें x1 y1 था, इसको मैं x2 y2 भी कह सकता हूँ, या मैं इसको x1 डैश y1 डैश भी कह सकता हूँ, एक ही बात है। x1 y1 डैश को मैंने x2 y2 कह दिया, इसमें कोई बात तो नहीं है। तो हमारे पास एक पॉइंट था और हमने उसको रोटेट किया। रोटेट कैसे किया? यू रोटेट किया। तो ये जो डायरेक्शन है रोटेट करने की, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है, क्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो अगर मैं यू करूँगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉक है तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। कितना मूव किया? कितना मूव किया? ठीक है। ये पॉइंट था, ये ऑलरेडी फाई एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा था। ये पॉइंट 1 डैश इस 1 के साथ तो थीटा एंगल बना रहा है और एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है? वेरी गुड। यहाँ तक तो बिल्कुल सही जा रहा है। तो आपको ये समझ आ गई तो आगे तो कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है 1 और हमने उसको रोटेट कर दिया थीटा विद 1 डैश। तो 1 से 1 डैश की तरफ रोटेट हो गया। कितना एंगल? 1 से 1 डैश की तरफ पॉइंट रोटेट हो गया विद द एंगल। ये जो 1 था ये एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा था और ये 1 डैश इसके साथ थीटा एंगल बना रहा था। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा प्लस फाई एंगल बना रहा था। अब आपको इन जनरल आपको ये पता है अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हो, लेट्स से ये मेरा एक्स है और ये वाई है, लेट्स से मैं इस तरह से इसको फिलहाल देख रहा हूँ, बाद में रिवर्स है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा एक्स है, ये वाई है और ये मेरा एक वेक्टर है और वेक्टर की लेंथ लेट्स से मैं कह देता हूँ 5 है और ये एंगल थीटा बना रहा है, इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से ये इसको आर का नाम दे देता हूँ। तो जो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है लेट्स से x1 y1। x1 क्या होगा? ये और y1 क्या होगा? ये ठीक है। x1 क्या होगा? ये और y1 क्या होगा? ऐसे ही। इज इट फाइन? तो ये r एक्चुअली फार्मूले में क्या होगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, कैसे ही है। और ये y1 क्या होगा? r sin थीटा। अरे ये थीटा में होता 5 होता तो ये sin 5 हो जाता। इस तरह से अगर x1 है इसको मैं r cos थीटा कहूँगा। अगर ये यहाँ पर थीटा की बजाय 5 होता तो यहाँ पर 5 हो जाता। अगर ये यहाँ पर थीटा की बजाय 5 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता? अगर यहाँ पर 5 की बजाय थीटा प्लस 5 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता? सिंपल। यहाँ से तो बड़ा सिंपल जा रहा है और आगे भी सिंपल ही है। यहाँ से समझ आ गया तो आगे तो बिल्कुल सिंपल। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम इसको कहेंगे कि ये y1 है, y1 इज इक्वल टू r और x1 इज इक्वल टू r cos 5 था तो 5 कहते हैं। इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। मैं इक्वेशंस को यहाँ पे लिखूँ। पहली इक्वेशन आ गई
जाएगा और 1 डैश में ये x2 था और y2 था, x2 किसके बराबर होगा? ये x2 पॉइंट है, किसके बराबर होगा? r cos थीटा प्लस फाइव, r cos थीटा प्लस फाइव, क्योंकि ये एंगल कौन सा बना रहा है? थीटा प्लस फाइव। ऐसे ही है ना, इसमें कोई मसला नहीं। इसी तरह से y2 है, किसके बराबर होगा? r sin थीटा प्लस फाइव, r sin थीटा प्लस फाइव, सिंपल। और इसको हम कह देते हैं, एक अच्छी टेक्निक ये हो सकती है कि मैंने स्लाइड ऑलरेडी मूडल पे अपलोड की भी होती है, आप लोग आने से पहले अगर चाहें तो आप उसकी प्रिंट ले सकते हैं, 4 और 6 स्लाइड्स 1 पेज, ठीक है। अगर आप उसका प्रिंट ले लें और प्रिंट के स्लाइड्स के ऊपर ही लिखते रहें तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा, उससे आपके नोट्स ज़्यादा बेहतर बन जाएंगे और एंड पे आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो नॉर्मली व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू डू दैट, जिसकी भी स्लाइड होती थी सारी प्रिंट कर लेता था एंड इट वाज वेरी रीजनेबल कि 6 स्लाइड आप एक केवल प्रिंट कर लें, वो 30 स्लाइड है तो 5 पेज लगते हैं, उसको भी अगर आप वो साइड प्रिंट कर लें तो जस्ट 3 पेजेस और 2 पेजेस, तो 3 पेजेस की आप स्लाइड ले आएँ, उसी के ऊपर अगर आप लिख लें तो आपको बहुत आसानी रहती है, तो नोट्स बन जाते हैं। तो एनीहाउ, तो हमारे पास ये और ये आ गया। इसके बाद आप लोगों ने एफएससी में जो पढ़ा था कि cos थीटा प्लस फाइव को अगर आप ओपन करें तो उसका फार्मूला है cos थीटा cos थी माइनस sin थीटा sin फाइव, राइट। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5, और ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसको जब ओपन करेंगे तो इट इज इक्वल टू sin थीटा cos फाइव प्लस cos थीटा sin फाइव। इट्स सिंपल। बस तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, r cos, और ये क्या है r sin, ये क्या है दिस इज r sin 5। तो r cos 5 है, उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 में वो तो x1 है, तो हम r cos 5 की जगह पर x1 लिख देंगे और यहाँ पे cos थीटा रह जाएगा, और हम r sin 5 की जगह पर sin थीटा लिख देंगे, y1 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर r cos 5 की बजाय x1 लिख देंगे और r sin 5 जो कि इक्वेशन नंबर 2 है which is equal to y1, तो यहाँ y1 लिख देंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा हमारे पास 5 वाली टर्म्स गायब हो जाएंगी, उसकी जगह x1 और y1 आ जाएगा, और हम यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से यहाँ पर आ सकता हूँ मैं? इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों कर सकता हूँ मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको इसमें लिख लिया, लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है? इसको कैसे चेक करेंगे? मैथमेटिक्स में एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, you will get this. You can come from here to here, here to here. दो चीजें तब बराबर होती है जब यहाँ से यहाँ आ सके, यहाँ से यहाँ आ सके। अगर यहाँ से इधर आ सके और इधर से इधर ना जा सके तो ये बराबर नहीं है। फिर क्या है? इम्प्लाई कर रहा है इसको, लेकिन ये बराबर नहीं हो सकता। बराबर तब होता है जब यहाँ से इधर भी आ सके और इधर से इधर भी आ सके। ये इसको इम्प्लाई करे, इसको इम्प्लाई करे, देन यू कैन से कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। इस तरह से ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। और अगर आप गौर करें तो ये वो पॉइंट था x1 y1 जिसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, और ये वो पॉइंट था x2 y2 इसको हम x1 डैश और इसको हम y2 डैश भी कह सकते हैं। ये वो पॉइंट था जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और दिस इज द मैट्रिक्स जो कि ट्रांसफॉर्म कर रही है। और ये क्या कर रही है? ये एक्चुअली थीटा में रोटेट कर रही है। किसको? x1 y1 को। किस में? x1 डैश y1 डैश। तो ये क्या होगी? रोटेशन मैट्रिक्स। ये क्या होगी? रोटेशन मैट्रिक्स। आप लास्ट में
ब्लैक शर्ट। आप बताइए कि अगर थीटा की वैल्यू मैं कोई पॉजिटिव डालूंगा, जैसे 30 डिग्री डालता हूँ, तो ये रोटेट करेगी 30 डिग्री किस डायरेक्शन में? जी एक्स डायरेक्शन में जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं थीटा की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगी, क्योंकि हमने इसको ड्राइव करते हुए ये कन्वेंशन दी है कि हम थीटा को एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं। अगर मैं इसको x1 माइनस कर देता, इसको x1 डैश y1 डैश कर देता और ये थीटा लेता, तो फिर अगर मैं जो मैट्रिक्स आती है हमारे पास उसमें अगर मैं थीटा की कोई वैल्यू डालता 30 डिग्री, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बजाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। लेकिन क्योंकि मैंने ड्राइव करते हुए इसको एंटी क्लॉकवाइज लिया था, इसलिए नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ तक के सवाल है क्वेश्चन। इस तरह से ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगी किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसकी एग्जांपल हम आगे मज़ीद देखेंगे ताकि हमें इसको क्लियर हो जाए। अभी हमने इसकी डेरिवेशन देख ली है, ठीक है, और इससे इसकी इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो गई है। क्या करती है? रोटेट करती है। एग्जांपल देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि रोटेट कैसे करती है, राइट। तो वो बिठा दो मान। पहला पॉइंट है जो 0 0 है, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है जो 0 1 है, तीसरा पॉइंट है जो 1 0 है और चौथा पॉइंट है जो 1 1 है। अब इसको लेट से मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ 1 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, तो उसमें क्या होगा? जी जरा आप कहिए, अगर इसको हम एक्स यूनिट 1 यूनिट एक्स डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दें तो नई फिगर क्या बनेगी? सर उसको उसी फैक्टर के नीचे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बन जाएगी। इस तरह से हमारे पास 4 पॉइंट आ जाएंगे और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसमें प्राइमरीली हमने क्या किया है कि पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट 1 0 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट 1 1 हो जाएगा, तीसरा पॉइंट 2 0 हो जाएगा और चौथा पॉइंट 2 1 हो जाएगा। तो प्राइमरीली हमने इनके कोऑर्डिनेट्स में चेंज आई है। फिलहाल आप बताइए क्या चेंज आई है? इन कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंज आई है? जो एक्स एक्सिस की वैल्यू से चेंज, एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज हुई है। क्या हुआ? The translate will just move one forward. X axis. ओके, एनीबॉडी एल्स? यस, एक्स में शॉर्ट आंसर, एक्स में 1 ऐड हो गया, हर कोऑर्डिनेट में 1 ऐड हो गया। 0 0 था तो 1 0 हो गया, 0 1 था तो 1 1 हो गया, 1 0 था तो 2 0 हो गया और 1 1 था तो 2 1 हो गया। सिंपल। तो क्या हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो गया, एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो गया। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि एक्स के हर कोऑर्डिनेट में 1 ऐड हो गया, वाई के हर कोऑर्डिनेट में 0 ऐड हो गया, नहीं है ना? ऐसे यानी मैं ये कह सकता हूँ इस 1 डैश में एक्चुअली क्या हुआ है, 1 पॉइंट जो था हमारा जो 0 0 था उसके अंदर
108 हो गया। इसमें दिस इज इक्वल टू 01 ओरिजिनल पॉइंट था, उसके अंदर 108 हो गया। उसके अंदर इट इज इक्वल टू 3 जो था हमारा पॉइंट, तो 10 था, उसके अंदर 108 हो गया, तब ये 3 डैश बना। इसके अंदर जो 4 पॉइंट था विच वॉज 11, उसके अंदर 108 हो गया और वहाँ पर नया पॉइंट बन गया विच इज 2। हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो वो यही रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट था x1 और x1 में हमने dx को ऐड कर दिया, तो हमारे पास x1 डैश बन गया, जिसको हम x2 भी कह सकते हैं। y1 के अंदर अगर हम dy, जो भी इस केस में 0, 1 जो भी हो सकता है, ऐड किया तो हमारे पास y1 डैश बन गया। इस केस में dx की वैल्यू 1 थी और dy की वैल्यू 0 थी, लेकिन अगर y में भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उस लिहाज से वैल्यूज को चेंज कर देंगे। अगर देखा जाए तो ये काम हो गया, राइट। अब मैं ही चाहता हूँ कि इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं। Can I able to do that? Again, probably it's not very simple. It's tricky. Correct. Anybody else? ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स बनानी है। आपने करना ये है कि ट्रांसलेशन की ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसलेशन है उसकी मैट्रिक्स बनानी है। सर Anybody else? X2 is equal to X1 into Anybody else? इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं x2 is equal to ठीक है, y2 is equal to और इसको आप सॉल्व कर लें तो इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाएंगी और ये दो इक्वेशन एग्जैक्टली उसके बराबर है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है। अब से हम तमाम मैट्रिसेस को होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में ही लिखेंगे, चाहे वो हमने स्केलिंग हो जो हमने पहले पढ़ी थी, चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जो हमने पहले पढ़ी थी, चाहे शेयर हो, उन तमाम मैट्रिसेस को हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं हम आगे देखे थे। अगर आपसे कहा जाए कि आप 2 यूनिट x डायरेक्शन में और 3 यूनिट y डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर दो तो आप मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। 2
2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में, dx क्या हो जाएगा? 3 यूनिट वाई डायरेक्शन में, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, डू इट, शो इट, हरी अप। मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो 1 डायरेक्शन में होगा। ये 0 है और ये हो गया। जो मैं लिखा हूँ ये नजर आ रहा है, क्या नाम है आपका? यस सर। ये तो इसको जूम भी कर दिया सर नजर आ रहा है मेरे को। 013, ताकि वो लोग जो बाद में बुक लिखेंगे उनको मसला ना हो। 102, 013, 001, 001 and then if you multiply it, बस 1 ऐड करना, दूसरे पॉइंट में 011, 101, 111। Now we got good. यस सर। And now we got good. तो अब हमारे पास जो पहला पॉइंट था जो वन डैश था वो 2 3 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट 2 4 3 3 और हमारे पास इस तरह से एक नई फिगर बन जाएगी। इस फिगर का साइज और इस फिगर का साइज सेम था, इस फिगर का एरिया इस फिगर का एरिया सेम है, लेंथ सेम है, एंगल सेम है, सिर्फ वो ट्रांसलेट हो गई। अब नहीं समझ लें कि एक ब्लॉक रखा हुआ था यहाँ पर और उसको मैंने यूँ नीचे मूव कर दिया, ये ब्लॉक यूँ रखा हुआ था इसको मैंने यूँ नीचे इस साइड पर मूव कर दिया। यस यहाँ तक कोई सवाल है पूछ सकते हैं? एनी क्वेश्चन? सर 1 दिन लोड किया था, जी 1 दिन लोड करना था। वन तो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में इंक्लूड करती है, ठीक है सर इसमें शेयरिंग दोनों साइड को होगी एक्स और वाई। इसमें शेयरिंग नहीं होगी, इसमें ट्रांसलेशन होगा एक्स और वाई दोनों साइड, एक्स और वाई दोनों साइड। ये और कोई सवाल बता दो? नो सर। अभी मूव करके यस सर। सही सही नजर आ रहा है। तो रोटेशन जल्दी करें जल्दी। जिन्होंने कर लिया है वो इन तमाम मैट्रिसेस को होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में लिख के दिखाएं। हरी अप। ये बिठा दो जल्दी लिखिए जल्दी।
तरीके का कॉस्ट सर ये सर सही है। cos theta rotation हो रही है। Anybody else? तो जो रोटेशन मैट्रिक्स होगी दिस इज रोटेशन मैट्रिक्स, दिस इज रोटेशन मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा हो गया 0 0 1 0 0 1 रो में और कॉलम में ऐड हो जाएगा, ये 3x3 मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके बाद वी हैव व्हाट स्केलिंग मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये स्केलिंग मैट्रिक्स आ जाएगी। शियर एंड एक्स डायरेक्शन आप बताइए बिलाल, शियर एंड एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? So homogeneous coordinates 1 EX 0 1 1 EX 0 0 1 0 1 शियर एंड वाई डायरेक्शन में क्या होगा? ट्रांसलेशन में ये होगा। इस तरह से हम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स ही यूज करेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ट्रांसलेशन को हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के बगैर लिख नहीं सकते, और आगे जाके हमें कंकैटिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, यानी एक ही ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर पहले रोटेट करूँ उसको और फिर ट्रांसलेट करूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं पहले रोटेशन मैट्रिक्स राइट पे लिखूँ और फिर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखूँ और फिर दोनों मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर अप्लाई कर दूँ। तो अगर ट्रांसलेशन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में है और रोटेशन दूसरी नॉन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में होगी, तो मिसमैच आ जाएगा डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। ये बात समझ आई? Is this clear? तो अब हम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स ही इस्तेमाल किया करेंगे। इनवर्स स्केलिंग, अगर हमारे पास एक स्केलिंग मैट्रिक्स थी तो उसका इनवर्स क्या होगा? ये हमारे पास एक स्केलिंग मैट्रिक्स है, इनवर्स स्केलिंग मैट्रिक्स क्या होगी? यानी अगर हम एक मैट्रिक्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करें और फिर जो नई ट्रांसफॉर्म में जाए उस पर हम इनवर्स स्केलिंग अप्लाई करें तो दोबारा हमें वही ऑब्जेक्ट मिल जाए। यानी हमारे पास ये एक फिगर थी, इस पर हम अगर स्केलिंग अप्लाई करें, स्केलिंग मैट्रिक्स इस पर हमने स्केलिंग अप्लाई की और हमें कोई नई फिगर मिली, और उस फिगर पर अगर हम इनवर्स स्केलिंग अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? आप बता दिए, कोई फिगर हमें दोबारा मिल जाएगी। तो इनवर्स स्केलिंग क्या होगी? यानी राइट अ जनरल इनवर्स स्केलिंग मैट्रिक्स। हरी अप क्विक, आप बता दें। SX तो क्या होगा? 1 by SX 1 by SX। ठीक है, स्केलिंग एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रही होती है। स्केल करने के 2 टाइम्स एक्स डायरेक्शन में स्केल करने का मतलब है कि उसको डबल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी 5 गुना बड़ा था तो वो 10 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम उसकी इन्वर्स के लिए लिखेंगे तो वो मैट्रिक्स 1 by SX होगी, और S और इन्वर्स S को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगी। यानी कि यदि दोनों अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनवर्स ट्रांसलेशन क्या होगी? अगर ट्रांसलेशन में 1 0 तो इनवर्स ट्रांसलेशन क्या होगी? माइनस dx कर देंगे तो इट वुड बी माइनस dx माइनस dy। इस तरह से ये इनवर्स ट्रांसलेशन हो जाएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसको हम तो अगर यहाँ पर हम ट्रांसलेशन अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हम इनवर्स ट्रांसलेशन अप्लाई कर रहे हैं तो अफेक्ट सेम आएगा। सही है?
इनवर्स रोटेशन क्या होगी? रोटेशन मैट्रिक्स तो ये है, थीटा माइनस cos ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स है, इसकी इनवर्स रोटेशन क्या होगी? रेज योर हैंड, ये आप बताइए। cos sin theta minus sin theta cos. ऐसा क्यों हो रहा है? यू आर राइट। Sir, cos will go negative sin theta constant negative. यस, हम प्राइमरी क्या कर रहे हैं? थीटा माइनस करना है। Sir, negative sin theta. दिस इज द आंसर, यू आर आल्सो राइट। कि हमारे पास जो हम प्राइमरी क्या कर रहे हैं कि अगर हमने किसी चीज को रोटेट किया विद एंगल थीटा तो हमारे पास नई फिगर आ गई। अब अगर मैं चाहता हूँ वही फिगर वापस आ जाए तो क्या करूँगा? माइनस थीटा से रोटेट कर दूंगा, माइनस थीटा से रोटेट कर दूंगा, यही करूँगा ना। अगर मैंने उसको थीटा से रोटेट किया था, 45 डिग्री रोटेट किया, मैंने उसको क्या किया? 45 डिग्री रोटेट किया। अब मैं चाहता हूँ ये चीज़ वापस आ जाए तो क्या करूँगा? माइनस 45 डिग्री। सवाल है इसमें कोई? तो अब मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स से थीटा की बजाय माइनस थीटा डाल देता हूँ। तो यहाँ पर इसको फिलहाल भूल गए, यहाँ पर मैंने थीटा की बजाय माइनस थीटा डाल दिया, यहाँ पर थीटा की बजाय माइनस थीटा आ गया, यहाँ पर थीटा की बजाय यहाँ पर थीटा की बजाय। अब cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा ही होता है, लेकिन साइन यस सर। साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर इसको देखें cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये तो cos थीटा ही रह जाएगा। माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस माइनस साइन थीटा, मुझे साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा और माइनस थीटा इक्वल टू। तो ये इनवर्स रोटेशन मैट्रिक्स होगी, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी जो कि इनवर्स होगी, जो कि अगर हम रोटेट करेंगे तो फिर इनवर्स मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ दोबारा आ जाएगी। इन दोनों को मैट्रिक्स को अगर ज़रूरत देते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो क्या होगी? यहाँ तक जो सवाल है ये हमारे पास एक रोटेशन मैट्रिक्स है, और हम इस पर ये हमारे पास एक फिगर है, जैसे ये फिगर ये थी, मैं इसको बता देता हूँ, बता दूँ।